हेलो दोस्तों, लाइफ लेसन कहानी में आपका स्वागत है। संध्या छत पर बैठी कुछ सोच रही थी कि अचानक पीछे से आवाज आती है। अरे वाह, तुम भी यहाँ आई हो। संध्या तुरंत पीछे मुड़ी और उसको देखकर बोली, नहीं नहीं, मेरा भूत आया है। रजत ने भी झट से जवाब दिया, अरे नहीं, तुम भूत बिल्कुल भी नहीं लगती, तुम तो पूरी चुड़ैल लगती हो। और यह कहकर हंसने लगा। संध्या चिढ़ गई और बोली, बकवास मत करो समझे, तुम यहाँ कहाँ से आ गए? तुम तो हैदराबाद में थे। रजत बोला, पता चला कि तुम आ रही हो तो मैं भी आ गया। संध्या बोली, बकवास बहुत करते हो तुम, आदत नहीं बदली। रजत भी कहाँ चुप रहने वाला था, वो भी तुरंत संध्या को मुंह बनाते हुए बोला, अच्छी आदत कभी नहीं बदलनी चाहिए, समझी मैडम। फिर संध्या ने समझ तो गई कहकर बात खत्म करने की कोशिश की, लेकिन रजत को कहाँ चैन था। वह फिर बोल पड़ा, तुम्हें अच्छा भी कुछ लगता है कि सब बकवास है? संध्या मन ही मन सोच रही थी, कहाँ आकर फंस गई। संध्या को देखकर हंसकर बोला, अब जो भी समझो, एक हफ्ते तक मुझको झेलना तो पड़ेगा ही। यह सुनकर संध्या ने मुंह बना लिया, अब ऐसा मुंह न टेढ़ा करो, और आते ही मुझसे बहस करने लगी। पानी भी नहीं पूछा, बुलाऊं मम्मी को, बताऊं कि तुम मुझे परेशान कर रही हो? संध्या बोली, ज़्यादा गला ना फाड़ो, लाती हूँ ना, 2 मिनट इंतजार करो। रजत संध्या के पापा के दोस्त का बेटा है। संध्या और रजत दोनों हम उम्र हैं, लेकिन दोनों में 36 का आंकड़ा रहता है। लेकिन कभी कभी ये भी लगता है कि इनके बीच कुछ तो है जो ये दोनों आज तक नहीं समझ पाए। संध्या अपने गांव बहुत समय बाद आई है। काफ़ी कुछ बदले गया है। इतने समय में यहाँ के लोग और माहौल भी, और उसी में ये भी आ गया उसे परेशान करने। अगले दिन रजत संध्या से बोला, कहीं तो घुमा दो यार, पहली बार तुम्हारे गांव आया हूँ। संध्या मन ही मन सोच रही थी, मैं क्यों जाऊं, जैसे आया है वैसे खुद ही घूम ले। लेकिन मम्मी के कहने पर उसे जाना पड़ा। वैसे वहां कुछ घूमने को था नहीं सिवाय बाग और मंदिर के। रास्ते में संध्या से पूछने लगा रजत, सुना है तुम्हारी शादी की बातें चल रही हैं? संध्या ने तुरंत गुस्से में बोली, तुम्हें क्या समस्या है? तुमसे थोड़ी ना शादी हो रही है मेरी। मैं करूंगा ही नहीं तुझसे शादी, तो मुझे क्या समस्या होगी? जिससे भी तेरी शादी होगी उससे भी ऐसे ही न लड़ना। कहकर वह हंसने लगा। संध्या के चेहरे को देखकर लगा कि वो उसकी बातें सुनकर दुखी है, लेकिन शायद रजत वह बात समझ नहीं पाया। थोड़ी देर में दोनों टहलने हुए मंदिर पहुंच गए। मंदिर पहुंचकर दोनों ने माता पार्वती और शिवजी के दर्शन किए। संध्या जैसे ही नीचे फूल उठाने झुकी, उसने महसूस किया कि उसके ऊपर कुछ गिरा। वह तुरंत ही उठी। उसने देखा चारों ओर सिंदूर फैला था। रजत के हाथ में सिंदूर का डब्बा था। वो उसकी ओर देखकर डर गया और बार बार कह रहा था, यार माफ कर दो, गलती से हो गया, माफ कर दो, गुस्सा मत हो प्लीज यार, माफ कर। वहां खड़े और लोग कहने लगे, ये क्या किया तुमने, इसकी मांग भर दी। और संध्या कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि कुछ पल में ये क्या हो गया। वो बस रजत को देखे जा रही थी। रजत ने संध्या के सर से सिंदूर साफ करने की कोशिश की तो सब कहने लगे कि ऐसे मांग में सिंदूर पहुंचना अशुभ होता है। संध्या तुरंत मंदिर से दौड़कर बाहर आकर एक तरफ कोने में रुआसी सी बैठ गई। उसके कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो गया ये और कैसे, क्योंकि वो ये चाहती तो थी पर इस तरह से नहीं। इसके बाद रजत उसके पास आया और फिर से माफ़ी मांगने लगा, पर संध्या एकदम खामोश थी। कुछ ही देर की खामोशी के बाद रजत बोला, सुन, मैंने मंदिर के पीछे एक कुआं देखा है, चल वहां चलकर इसे धुल ले। इतना सुनते ही वह रजत की तरफ घूर कर देखती है और वह फिर से चुप हो जाता है। उसको देखकर मुझे इतना तो पता चल गया कि वह इस सिंदूर को कभी नहीं मिटाना चाहती। लेकिन कुछ देर बाद वह उठकर मंदिर के पीछे की तरफ चली जाती है और पीछे से रजत भी आ जाता है। वहां रजत कुएं से पानी निकालकर उसके सर से सिंदूर को साफ करवाया है। फिर दोनों घर वापस आ जाते हैं। घर पहुंचते ही संध्या के कपड़े पर पड़े सिंदूर को देखकर उसकी माँ बोली, ये किस चीज़ के छींटे पड़ गई? तुम्हारे कपड़े पर पूरा कपड़ा खराब कर लिया, ये छींटे साफ भी नहीं होंगी। इतनी बड़ी हो गई हो तुम, ठीक से खुद का ध्यान भी नहीं रख पाती हो, न जाने क्या होगा तुम्हारा। संध्या मन ही मन सोच रही थी कि इस पर कपड़े की छींटें तो साफ हो जाएंगी, पर मेरे मन पर पड़ी ये सिंदूर की छींटें कभी नहीं साफ होंगी। संध्या अपनी माँ की बातों का जवाब दिए बिना ही चली गई। बाथरूम में जाकर उसने खुद पर पड़ी सिंदूर की एक एक अंश को साफ किया और वह लगातार रोए जा रही थी। उसके मन में अजीब सी हलचल हो रही थी जो वो किसी से कह भी नहीं पा रही थी। जब वो बाहर आई तो मम्मी कहने लगी, कितना समय लगाती हो? रजत पूछ रहा था, तुम्हें संध्या ने अपनी
मम्मी की तरफ नहीं देखा, कुछ बोली भी नहीं, सीधे जाकर कमरे में लेट गई। रात में मम्मी ने खाने के लिए कहा तो संध्या ने मना कर दिया कि मुझे भूख नहीं है। रजत की भी नज़रें खाना खाते समय संध्या को ही ढूंढ रही थी, लेकिन संध्या अपने कमरे से बाहर ही नहीं आई। कुछ समय बाद रजत ने संध्या को छत पर जाते देखा तो वो भी पीछे से छत पर चला गया। लेकिन जैसे ही उसने संध्या से बात करना चाही तो संध्या बोली, रजत प्लीज़ जाओ यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। रजत बोला, यार सुन तो लो। पर संध्या बोली, कभी भी तुम्हें कोई बात माननी तो है नहीं मेरी, रुको तुम यहीं पर, मैं ही चली जाती हूँ। और संध्या वहाँ से गुस्से में चली गई। रजत उसे जाते हुए देखता रहा, कुछ बोल नहीं पाया। अगले दिन दोपहर तक रजत संध्या से कोई बात नहीं कर पाया, लेकिन उसके बाद वो संध्या के रूम में गया और बोला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, अब मना मत करना क्योंकि मैं जा रहा हूँ। यह सुनकर संध्या ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और बोली, कहाँ? रजत बोला, वापस हैदराबाद। देखो यार, जो भी कल हुआ वो मैंने जानबूझकर नहीं किया। वो तो मुझे उस डब्बे का डिज़ाइन बड़ा अलग सा लगा, इसीलिए मैं उसे उठाकर देख रहा था और ये सब गलती से हो गया। तब से तुम बहुत दुखी हो, वैसे भी मेरे आने से तुम परेशान थी और गलती से ही, पर मैंने एक और गलती कर दी। अब मैं यहाँ से चला ही जाता हूँ, बाय, चलता हूँ। संध्या कुछ भी नहीं बोली, बस उसे एकटक देखे जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है ये सब। फिर रजत चला गया। संध्या उसे रोकना तो चाह रही थी, पर क्यों रोके ये भी समझ नहीं आ रहा था। इस समय जो स्थिति थी वो न तो रजत के समझ में कुछ आ रही थी, ना ही संध्या के। ये बात ना ही दोनों किसी से कर सकते थे। कुछ दिनों बाद संध्या के गांव से वापस आ गई। उस दिन के बाद उसकी रजत से कोई बात नहीं हुई, लेकिन फिर रजत संध्या के घर आया उसके जन्मदिन पर और उसने संध्या से बात की। फिर से उस दिन के लिए माफ़ी मांगी। आखिरकार संध्या ने उसे माफ़ कर दिया और दोनों के बीच थोड़ी देर की बहस के बाद सब कुछ सामान्य हो गया। कुछ दिनों बाद संध्या की मम्मी ने रजत को कॉल करके बताया कि संध्या की शादी तय हो गई है। अगले महीने की 2 तारीख को सगाई है, आ जाना। रजत एक बार यह सुनकर चौंक गया और रजत ने पूछा, आंटी सच बोल रही हो ना आप? तो वो बोली, हाँ बेटा। ये सुनकर तो रजत सन्न रह गया, क्योंकि उसे अभी तक लग रहा था सब ऐसे ही कह रहे हैं। कोई इतनी जल्दी संध्या की शादी थोड़े ना करेगा, आखिर अभी 22 साल की ही तो है। रजत बोला, ठीक ठीक है आंटी, मैं ज़रूर आऊँगा। इसके बाद रजत तुरंत ही उनका कॉल कट कर संध्या को कॉल करता है और उससे पूछता है कि ये क्या सुन रहा हूँ, मैं तुम्हारी शादी तय हो गई और तुमने मुझे खुद से बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। संध्या बोली, नहीं ऐसा नहीं है, मैं बताने ही वाली थी, लेकिन तुम्हें किसने बताया? मम्मी ने। रजत बोला, वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हारा तो निफ्ट का एग्ज़ाम निकल गया था, तुमने फैशन डिज़ाइनिंग क्यों नहीं की और ये शादी के झंझट में कहाँ फंस गई? संध्या बोली, पापा ने मना कर दिया कि बाहर नहीं भेजेंगे अकेले। रजत बोला, अंकल तो ऐसे नहीं हैं, वो तो सपोर्ट करते हैं सबको। संध्या बोली, कहना और करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। रजत बोला, तुम खुश तो हो शादी से, लड़का पसंद तो है ना तुम्हें? संध्या ने दबे मन से कहा, हाँ खुश हूँ। यह सुनकर रजत बोला, फिर ठीक है, मन को सुकून तो रहेगा कि तुम खुश रहोगी। बाद में संध्या ने कई बार कोशिश की कि वो रजत को बता दे कि वो उसके लिए वो क्या फील करती है, लेकिन वो मना कर दे या उससे बात करना ना बंद कर दे, इस डर से कभी बता ही नहीं पाई। संध्या की सगाई हो गई, लेकिन रजत नहीं आ पाया। संध्या इस बात से बहुत दुखी थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। अब धीरे धीरे शादी की डेट भी नज़दीक आ गई। एक बार मैंने भी संध्या से पूछा कि कैसा लगता है तुझे तेरा रोहित? तो वो चौंक कर बोली, मेरा? मैंने कहा, हाँ, अब शादी तुझसे ही हो रही तो तेरा ही होगा ना? तो वो बोली, हाँ ठीक है, जितना समझ में आया सही लगा, अब आगे तो राम जाने। मैंने कहा, तुम्हें उसके साथ है, तुम खुश तो हो ना? अगर ये ना पसंद हो तो तुम मना कर दो। संध्या बोली, नहीं यार ठीक है, वैसे भी मुझसे कभी किसी ने पूछा ही नहीं कि तुम्हें लड़का पसंद भी है या नहीं, बस उसने हाँ कर दी, फिर सब तय कर लिया। पापा ने, ज़िंदगी तो मेरी है, लेकिन उन्होंने जो लड़का पसंद किया है, जीना मुझे उसी के साथ है, चाहे मेरी मर्जी है या नहीं। लेकिन पता है तुम्हें, मुझे लगता है कि रोहित मुझे समझता तो है। मैंने कहा, चल अच्छा है, वो सही है तो सब सही है। आज शादी का दिन है और संध्या रजत को कॉल किए जा रही थी, लेकिन उसका कुछ अता पता ही नहीं था कि वो कॉल पिक कर रहा था। आखिरकार कुछ देर बाद रजत आया तो संध्या उस पर गुस्सा करने लगी कि कहाँ थे, कितनी बार कॉल किया, उठाते क्यों नहीं हो? कहाँ थे कि कम से कम 2 दिन पहले तो आना था और तुम आ जा रहे हो। तुम्हें कोई चिंता तो है ना?
नहीं बस परेशान करो मुझे। रजत बोला सॉरी छुट्टी नहीं मिली, नहीं तो पक्का मैं आ जाता और फिर तुम तो मेरी आदत जानती हो, तो तुम्हें परेशान करने का आखिरी मौका कैसे छोड़ दूँ। संध्या बोली तुम ना कभी नहीं सुधरोगे। और फिर रजत संध्या के नज़दीक आता है, जोर से गले लगाता है और कुछ सेकंड बाद दोनों अलग होते हैं। तो रजत कहता है सॉरी, मैंने सोचा अब तो तुम जा रही हो तो आखिरी बार तुझे हक कर लूँ। संध्या कुछ बोली नहीं, बस उसे देखे जा रही थी। फिर कुछ देर बाद संध्या ने रजत से पूछा ये क्या है, जब से आए हो देख रही हूँ चश्मा लगाए हुए हो, मौसम तो अच्छा है उतार दो ना इसे। रजत बोला नहीं स्मार्ट लगता हूँ ना इसमें, क्यों उतार दूँ। संध्या बोली जो तुम्हारी मर्जी वो करो। इसके बाद संध्या वहाँ से चली गई और फिर रजत ने अपना चश्मा उतारा तो उसकी आंखों में आंसू था और आंखें एकदम लाल हो गई थीं। शायद बहुत रोया था वो और अभी भी रो रहा था, बस चश्मे से छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। रजत से संध्या के मम्मी पापा पूछने लगे बेटा तुम्हारे पापा मम्मी क्यों नहीं आए। तो वो बोला कि मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। तब तक संध्या आ गई और रजत ने जब संध्या को शादी के जोड़े में देखा तो वो देखता ही रह गया। उसकी पलकें भी नहीं झपक रही थी। संध्या उसके नज़दीक आकर बोली कैसी लग रही हूँ मैं। रजत पहले तो कुछ बोला ही नहीं, लेकिन उसके दोबारा पूछने पर बोला बहुत सुंदर, दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन। संध्या ने उसे फिर से कहा अब तो चश्मा उतार दो। रजत बोला नहीं। फिर बरमाला और शादी की बाकी की रस्में शुरू हो गईं। रजत की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो संध्या की पूरी शादी रात भर जाकर देखता रहा। बीच बीच में उठकर चला जाता था, लेकिन 5 मिनट में फिर आ जाता। शायद उसे संध्या का यूं किसी और से शादी करना देखा नहीं जा रहा था, लेकिन पता नहीं कैसे वो ये सब बर्दाश्त कर रहा था। अगले दिन संध्या की विदाई के समय तक रजत चला गया वापस हैदराबाद। वह बहुत दुखी था, बस यही सोच रहा था अब वो जहाँ भी रहे खुश रहे। संध्या की शादी के कुछ दिन बाद उसने संध्या को कॉल किया तो संध्या से बात करके महसूस हुआ कि वो खुश है, तो उसके अशांत मन को कुछ शांति तो मिली। धीरे धीरे रजत ने संध्या को कॉल करनी बंद कर दी। रजत संध्या की ज़िंदगी से एकदम दूर रहना चाहता था। रजत के ना कॉल करने पर भी संध्या अक्सर उसे कॉल करती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी तरफ से कॉल आना बिल्कुल ही बंद हो गया। बहुत दिनों तक उसका कॉल ना आने पर रजत ने उसे कॉल लगाया उसे, पर हमेशा ही उसका नंबर बंद आता था। आज 3 साल बाद संध्या दिखी रजत को बेंगलोर में। रजत उससे बात करना चाह रहा था, उसे बुलाया भी, लेकिन उसने सुना ही नहीं। फिर रजत अपनी बाइक लेकर उसके पीछे पीछे गया तो उसे पता चला कि वो वहाँ एक मॉल में जॉब करती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ कैसे। फ़िलहाल तो रजत वहाँ से उससे बिना बात किए ही चला गया। पूरे टाइम रजत के दिमाग में यही बात चल रही थी कि ऐसा क्या हो गया जो संध्या यहाँ है और मॉल में जॉब कर रही है। अगले दिन रजत उसके आने से पहले ही मॉल के बाहर ही जाकर बैठ गया। संध्या के आते ही उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। अचानक से रजत को अपने सामने देखकर संध्या एकदम से चौंक गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए और होठों पर मुस्कुराहट थी। रजत बोला हाय कैसी हो। तो संध्या बोली ठीक हूँ, तुम बताओ। रजत बोला मेरी छोड़ो, तुम यहाँ कैसे। तो संध्या बोली अभी मैं लेट हो रही हूँ, बाद में बात करते हैं, और फिर वहाँ चली गई। रजत उसे कुछ बोला नहीं और पूरा टाइम वहीं मॉल के बाहर बैठकर उसका इंतजार करता रहा। जब वो बाहर आई तो रजत बोला चलो मुझे तुमसे बात करनी है। तो संध्या बोली अभी नहीं, लेट हो रहा है, मुझे बाद में बात करते हैं। यह सुनकर रजत को गुस्सा आ गया। बोला सीधे से चल रही हो, जबरदस्ती ले चलूं। तो संध्या कुछ नहीं बोली और उसके साथ चली गई। रजत वहां से उसे अपने घर ले गया। संध्या घर को देखकर थोड़ी हैरान थी। तो रजत बोला मेरा ही घर है, आराम से बैठो, मैं चाय बनाकर लाता हूँ। रजत गया और चाय बनाकर लाया और संध्या को चाय का कप पकड़ा दिया। एक घूंट पीते ही रजत से बोला कैसी बनी है। संध्या बोली बढ़िया बनाई है। रजत बोला हाँ तो फिर तुम यहाँ कैसे, और तुम मॉल में जॉब क्यों कर रही हो। यह सुनकर संध्या की आंखों से आंसू बहने लगे और वो रोने लगी। रजत बोला अरे चुप हो जाओ यार, मैंने ऐसा क्या कह दिया, क्यों रो रही हो, और हुआ क्या ये तो बताओ ना। कोई कॉल ना मैसेज, 3 साल बाद मिली हो। पता है कितनी बार कॉल किया तुम्हें, लेकिन तुम्हारा तो नंबर हमेशा बंद ही रहता था। तुमने एक कॉल भी नहीं किया इतने सालों में मुझे, तो मैं भूल ही गई तुम, और अब कुछ पूछ रहा हूँ तो रोए जा रही हो। बताओ तो कि क्या हुआ, रोना बंद करो, क्या समस्या है।
बताओ, अब तो मैं हूँ तुम्हारे साथ। फिर संध्या ने जो बताया उसे सुनकर तो रजत के होश उड़ गए। संध्या बोली, शादी के 6 महीनों तक तो सब कुछ बहुत अच्छा था, एकदम सपनों जैसा। लेकिन फिर धीरे धीरे मेरा हर सपना तोड़ दिया रोहित ने। उन सपनों को कुचल कर रख दिया। इसका एहसास मुझे पहली बार तब हुआ जब मैंने एक बार उसके मोबाइल में बार बार आ रहे मैसेज को देखा। बस इतनी सी बात पर उसने मुझे इतनी जोर का थप्पड़ मारा था कि मेरे गालों पर उसकी उंगलियों के निशान न जाने कितने दिनों तक थे। उसके बाद तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिर मैंने मम्मी पापा को कॉल करके बताया तो वो बोले, जैसा भी है वो तुम्हारा पति है, तुम्हें उसी के हिसाब से रहना होगा। मैं उनकी ये बात सुनकर समझ नहीं पा रही थी कि कौन सही है कौन गलत। मैंने ये बात मम्मी पापा को बताई है। जब रोहित को पता चला तो न जाने कितनी गालियां दी और मारा भी मुझे। फिर तो ये धीरे धीरे रोज का हो गया। उसके व्यवहार में एकदम से परिवर्तन हो गया। उसे मेरी हर चीज़, काम करने के तरीके, खाने में, सब में खराबी ही दिखती थी। शुरू में सब कुछ सह लेती थी और रोज़ हमारे बीच लड़ाई होती थी। कभी अगर मैं बोल देती तो फिर वो मुझे मारता था, नहीं मुझे किसी से मिलने देता। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं हर रोज़ उस घर में तिल तिल कर मर रही थी। वो घर जिसमें कितनी सारी खुशियाँ मिली थी, वो धीरे धीरे मेरे लिए कैद बन गया। उस कैद में मेरी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था, और अगर कोई सुन भी लेता तो अनसुना कर देता। रोहित ने कई बार मुझे तुमसे बात करते देखा था तो उसको लगता था कि तुमसे मेरा अफेयर चल रहा है। इसीलिए एक दिन उसने मेरा वो सिम तोड़कर फेंक दिया। लेकिन उससे भी उसका शक दूर नहीं हुआ तो मेरा मोबाइल भी तोड़ दिया। अब वो मुझे किसी से बात तक नहीं करने देता था। मैं धीरे धीरे तंग आ गई थी अपनी ज़िंदगी से। एक बार तो मन में आया कि सोसाइटी कर लो, क्योंकि ऐसे रोज़ रोज़ मरने से अच्छा है एक दिन में ही मर जाऊं। लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाई। रजत बोला, तुम्हें अपनी मम्मी पापा को बताना चाहिए था ना। संध्या बोली, बताया था, वो बोले ये सब तो चलता ही रहता है, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। मम्मी पापा ने एक बार शादी कर दी। अब जो भी था वो चाहते थे मैं सब ऐसे ही सह लूं, क्योंकि उनके हिसाब से ये सब चलता रहता है। आखिरकार तंग आकर मैंने कोशिश भी की सुसाइड करने की, लेकिन नहीं कर पाई। फिर एक दिन रोहित के ऑफिस जाने के बाद ने मेरे घर की घंटी बजाई तो रीना खड़ी थी। अभी नई नई उसकी शादी हुई थी और वो लोग वहाँ अभी 1 हफ्ते पहले ही रहने आए थे। वो आई और मेरे घर के अंदर आकर बैठी और बोली, कब तक सहोगी ये सब। सब सुनकर मैं एकदम चौंक गई। रीना बोली, डरो मत, और हाँ, आसपास सबको पता है कि इस घर में तुम्हारे साथ क्या होता है, बस कोई बोलता नहीं। तुम्हारे रोने की आवाज़ बाहर तक आती है। तुम क्यों सह रही हो ये सब? तुम क्यों नहीं छोड़ देती इस इंसान को? मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगी। ऐसे इंसान के साथ रहने से अच्छा है अकेले रहो, अपनी ज़िंदगी खुशी से जियो। उस समय मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैंने कहा, आप बीच में न पड़ो, ये मेरे और मेरे पति के बीच का मामला है। फिर वो उठकर चली गई और जाते समय बस इतना बोल के गई कि सोच लीजिए आप ठीक से, मैं हर तरह से आपका साथ दूंगी। और इस तरह अगर वो आपको मारकर गलत कर रहा है तो उसे सहकर आप कम गलत नहीं कर रही हो। उसके जाने के बाद मैं यही सब सोचती रही कि मान लो इसे मैं छोड़ भी दूँ तो कहाँ जाऊँगी? मम्मी पापा भी नाराज़ हो जाएंगे, मैं कहाँ रहूँगी? कैसे जीऊँगी? क्या होगा मेरा? मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। फिर कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला कि रोहित का अफेयर चल रहा है। बहुत गुस्सा आया मुझे। घर आते ही इस बात को लेकर मेरी उससे लड़ाई हुई। फिर से उसने मुझे बहुत मारा। इस बार मैंने सोच लिया था कि अब मैं चाहे कहीं भी रहूं, पर इस घर में इस आदमी के साथ नहीं रहूंगी। अगले दिन उसके ऑफिस जाने के बाद मैं रीना के पास गई तो उसने मुझे महिला कल्याण विभाग के बारे में बताया। वो मुझे वहां लेकर गई। मैंने वहां रोहित के खिलाफ शिकायत दर्ज की और फिर वो मुझे वकील के पास ले गई। तलाक की बात की और कोर्ट में केस फाइल करवा दिया। जब रोहित को ये सब पता चला तो उसने मुझसे बहुत बहस की और फिर से मानने की कोशिश की। मैंने भी कह दिया कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, और मुझे मारने की कोशिश भी की तो मैं पुलिस को तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। उस समय वो चुप हो गया और फिर मेरे पापा को फ़ोन करके सारी बात बताई। मम्मी पापा घर आए तो मुझे उम्मीद थी कि अब तो वो मेरा साथ देंगे,
लेकिन वो मेरा साथ देने की जगह रोहित का साथ दे रहे थे। बोले, तुम्हारा पति है, ऐसे उसकी बेइज्जती मत करो, पागल हो गई हो क्या? हमारे खानदान में आज तक किसी ने तलाक नहीं लिया और ये सब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बात एक बार तो सुनकर मुझे लगा, क्या सच में मैं इनकी बेटी हूँ? फिर मैंने भी कहा, अब मैं भी नहीं कर सकती बर्दाश्त, नहीं इस जानवर के साथ रह सकती हूँ। और आप लोगों को जो सोचना है सोचो, लेकिन मैं इससे तलाक लूँगी। फिर पापा बोले, पागल मत बनो, कहाँ जाओगी, कहाँ रहोगी? हमारे घर में तो रहने हम देंगे नहीं। मैंने कहा, आप चिंता न करो, मैं ना ही आपके घर अब वापस आऊँगी और ना ही इस जानवर के साथ रहूँगी। उन लोगों ने मुझे बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन फिर वो समझ गए कि मेरा फैसला नहीं बदलेगा। वो बोले, आज से हमारा तुम्हारा रिश्ता ख़त्म, और चले गए। सच कहूँ, इस बात का मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ, क्योंकि अब मैं उस नर्क में नहीं जीना चाहती थी और मैंने वो घर छोड़ दिया। आखिरकार कुछ दिनों बाद मेरा तलाक हो गया। उसके बाद जब मैंने रीना को थैंक्स बोला तो वो बोली कि सच कहूँ तो और लोगों की तरह मैं भी तुम्हारे इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहती थी, लेकिन मेरे पति ने मुझे कहा, ऐसा करने के लिए वो तुम्हारी ऐसी हालत देख नहीं पा रहे थे। उन्होंने ही मुझे उस दिन भेजा था तुम्हारे घर। और ये सब सुनकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एक आदमी रोहित और मेरे पापा, जिनसे मेरा रिश्ता होते हुए भी उन्होंने मेरी फिक्र नहीं की, और दूसरा ये रीना के पति, जिससे मेरा कुछ भी रिश्ता न होते हुए भी मेरी इतनी मदद की। मैं रीना के घर गई और उसके पति को थैंक्स बोला तो वो बोला, आप थैंक्स ना बोलो, आप मेरी बहन जैसी हो। मैं आपकी तकलीफ़ समझ सकता हूँ। जब मैं आपकी ऐसी हालत की वजह से ठीक से सो नहीं पाता था तो आपका क्या हाल होता होगा। अब बस आपको खुश देखकर अच्छा महसूस हो रहा है। फिर मैं कुछ दिन तक उनके साथ उनके घर में रुकी। उन दोनों ने ही मेरा फार्म निफ्ट में डलवाया और फिर मेरा यहाँ सिलेक्शन हो गया। उन दोनों ने मेरी बहुत मदद की, फीस भी उन दोनों ने ही भरी। मैंने यहाँ आकर सोचा कि मैं कोई काम कर लूँ, बहुत ज़्यादा किसी पर बोझ नहीं डालना चाहिए। कितनी मदद करेंगे वो मेरी, मैं जॉब कर रही हूँ, उन दोनों को पता लगेगा तो वो गुस्सा होंगे। इसीलिए उन्हें भी अभी तक नहीं बताया है। तब से यहीं हूँ और यहीं पार्ट टाइम जॉब भी करती हूँ। रजत को समझ नहीं आ रहा था ये सब कैसे हो गया। यह सब सुनकर वह सन्न रह गया। रजत बोला, यार तुम रो मत, और अंकल और आंटी ने भी साथ नहीं दिया। यकीन नहीं होता कि लोग अपनी ही बेटी के साथ, बेटी के लिए इतने कठोर हो सकते हैं। तुम्हारे साथ इतना कुछ हो रहा था, तुम एक बार मुझे कॉल तो कर सकती थी। संध्या बोली, सिम और मोबाइल टूटने के बाद मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं था, और सच कहूँ अगर होता तब भी मैं तुम्हें परेशान न करती। रजत बोला, पागल हो क्या, ऐसा सोचा भी कैसे तुमने कि मैं परेशान होता? और हाँ, अब कोई भी ज़रूरत हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। संध्या ने सुनकर मुस्कुराने लगी तो रजत बोला, चलो खुश तो हुई तुम, और अब कभी नहीं रोओगी, समझी? संध्या बोली, ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, तुम तो हैदराबाद में थे, फिर तुम यहाँ कैसे? रजत बोला, 2 साल से यहीं जॉब कर रहा हूँ, यहीं घर भी ले लिया है। संध्या बोली, अच्छा घर है तुम्हारा, लेकिन अभी मुझे देर हो रही है, हॉस्टल बंद हो जाएगा। तो फिर रजत संध्या को उसके हॉस्टल तक छोड़ने के लिए आया और बोला, संडे को मैं आऊँगा तुम्हें लेने, मेरे साथ लंच करोगी? संध्या बोली, देखते हैं जैसा रहा। रजत बोला, पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ। अब रजत रोज़ संध्या को कॉल करता और दोनों घंटों बातें करते। हर संडे साथ में मिलकर लंच करते। संध्या ने रजत की रीना और उसके पति सतीश से बात भी करवाई। सतीश बोला, ध्यान रखना संध्या का, उसे हर्ट मत करना, कभी भी
थोड़े से टाइम में बहुत कुछ झेला है उसने, उसके अपनों ने ही उसे बहुत दर्द दिया है। रजत ने कहा, बिल्कुल मैं बहुत ख्याल रखूंगा संध्या का, उसकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। दिन गुजरते गए और 1 साल बीत गया। रीना और सतीश संध्या को मिलने बेंगलोर आए और रजत ने उन्हें अपने ही घर में रखा और 2 दिन चारों ने साथ में बिताया। सतीश और रीना को जब संध्या की जॉब वाली बात पता चली तो वो थोड़ा गुस्सा हुए, लेकिन संध्या के मनाने से वो मान गए। सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर रजत ने कुछ दिन बाद संध्या को बता दिया कि वो उसके लिए क्या फील करता है। ये सब सुनकर संध्या रोने लगी तो रजत ने बोला, रो मत यार, तुम नहीं करती प्यार मुझसे तो कोई बात नहीं, पर मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। प्लीज़ चुप हो जाओ, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। संध्या बोली, जैसे मेरी ज़िंदगी चल रही है अच्छी है, अब मैं किसी रिश्ते में नहीं बदलना चाहती। तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और ऐसे ही दोस्त बने रहो, और मेरे साथ जो हुआ उसे सोच समझकर मुझ पर तरस मत खाओ। तब रजत ने उससे कहा कि मैं कोई तरस नहीं खा रहा तुम पर, मैं प्यार करता हूँ तुमसे, बहुत प्यार, और आज से नहीं, पता पता नहीं कब से। हाँ, ये बात अलग है कि मुझे उसका एहसास बहुत देर से हुआ। जब तुम्हारी सगाई का सुना तब मुझे इसका एहसास हुआ, लेकिन तब भी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे बुरा क्यों लग रहा है। लेकिन जैसे जैसे तुम्हारी शादी का समय नज़दीक आया तब मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दे सकता। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम मुझे पसंद करती हो या नहीं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं, क्योंकि तुम्हारी शादी नज़दीक थी और तुम खुश भी लग रही थी शादी से। मैंने सोचा कि तुमसे बात करने से पहले मम्मी पापा से बात कर ली जाए, सब कुछ शांति से हो जाएगा, कोई बवाल नहीं होगा। लेकिन सब बर्बाद हो गया। मम्मी पापा मुझ पर ही भड़क गए, बोले, ऐसे कैसे कह सकते हो तुम्हें शर्म नहीं आती? वो मेरे दोस्त की बेटी है, बस हमारे घर की बहू नहीं बन सकती, और तो और वो हमारी जाति की भी नहीं है। मैंने कहा, मैं प्यार करता हूँ उसे। मैंने आपको इसीलिए बताया कि आप अंकल से बात कर लें, सब आसानी से हो जाएगा। लेकिन अगर आप मेरी मदद नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं खुद ही जाकर बात कर लूँगा, लेकिन उसकी शादी किसी और से नहीं होने दूँगा। फिर तो मम्मी भी गुस्सा हो गई और बोली, तुम 4 दिन की उस लड़की के लिए हमसे इस तरह से बात कर रहे हो? अगर तूने उसकी शादी उस लड़के से रोकी तो समझ लेना हम मर गए। हम तेरे माँ बाप नहीं, इसी वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया। उस समय बहुत कहने के बाद उन्होंने मुझे शादी में तुझे आखिरी बार देखने आने दिया, तुम्हें पता न चले कि मैं रो रहा हूँ, इसीलिए उस दिन मैंने चश्मा नहीं उतारा। तुम्हारे बार बार कहने पर भी, फिर तुम्हारी शादी के बाद, इसीलिए मैं तुमसे दूर हो गया। ये सब सुनकर संध्या एकदम चौंक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले, क्योंकि प्यार तो वो भी उससे करती थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि रजत भी उससे प्यार करता है और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। रजत ने उसे चुप कराया और बोला, यार रो मत, मैं सिर्फ अपनी फीलिंग्स बता रहा हूँ और मैं तुम पर कोई दबाव नहीं बना रहा। हम हमेशा से दोस्त रहेंगे। संध्या रोते हुए बोली, पागल, पहले क्यों नहीं बताया? मैं अपनी शादी के दिन तक यही सोच रही थी कि काश मेरी शादी तुमसे हो जाए, रोहित की जगह मेरी शादी तुझसे हो रही होगी। तुम्हें नहीं पता मैंने कितना इंतज़ार किया, कितनी बार कोशिश की तुम्हें बताने की, लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई। और याद है जिस दिन तुमने मुझ पर सिंदूर गिराया था और तुम धोने के लिए कह रहे थे, लेकिन मैं नहीं धोना चाह रही थी, लेकिन तुम समझ नहीं रहे थे। उस दिन मैंने कई बार सोचा
कि बता दें तुम्हें, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। और फिर अगले दिन तुम चले गए। मैं कुछ नहीं कर पाई, रजत बोला। बताओ, अब तो शादी करोगी मुझसे? संध्या बोली। नहीं, अब मेरी शादी से विश्वास उठ गया। रजत बोला। तुम तो मुझे जानती हो, फिर भी? संध्या बोली। बात जानने या तुमसे प्यार करने की नहीं है, बस अब मैं शादी ही नहीं करना चाहती। बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ, और तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। अब मेरे पास जो भी बचे रिश्ते हैं, मैं उन्हें खोना नहीं चाहती। रजत ये सब सुनकर कुछ नहीं बोला। बाद में इस बारे में रजत ने रीना और उसके पति सतीश से इस बारे में बात की। उन दोनों ने भी उसे समझाया कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता, लेकिन उसका जवाब वही था। 1 साल बीत गया इसी तरह संध्या को शादी के लिए मनाते हुए। फिर कहीं वो जाकर तैयार हुई। रजत ने जब अपनी मम्मी पापा को बताया तो वो बोले कि एक तलाकशुदा ही मिली है तुम्हें शादी करने के लिए। यह सुनकर रजत ने फ़ोन काट दिया। कुछ दिनों बाद रीना और सतीश भी बेंगलोर आए और तब संध्या और रजत ने जाकर कोर्ट मैरिज कर ली। आज 2 साल हो गए दोनों की शादी को, और दोनों बहुत खुश हैं। हाँ, ये बात और है कि परिवार से संबंध टूट गए हैं, लेकिन ऐसे परिवार के साथ रहना संभव नहीं जो हमें समझे ही नहीं और पुरानी दकियानूसी विचारधारा रखता हो। माता पिता अच्छे हों या बुरे, उनके बिना ज़िंदगी में एक अधूरापन रह ही जाता है। रजत आज भी अपने और संध्या के माता पिता को समझाने की कोशिश कर रहा है, और संध्या अपने परिवार से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। पता नहीं क्यों इन्हें समझ नहीं आता कि इनके बच्चों की खुशी कहाँ है, किसके साथ है। उम्मीद करती हूँ मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी। अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।